हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मौर्य सर आस्था एग्रीकल्चर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये एनिमल किंगडम का दूसरा एनिमल किंग संघ है पोरीफेरा। पहला ऑलरेडी प्रोटोजोआ में 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। ऐसे टोटल 11 फाइल हम पढ़ाएंगे यूट्यूब पे, और आप लोग कॉपी भी नोट करते रहिए। पहला है वैज्ञानिक। तो इसके पहले प्रोटोजोआ में वैज्ञानिक थे, जैसे लिवेनहार्ट। पोरीफेरा में वैज्ञानिक, तो पोरीफेरा के वैज्ञानिक जैसे पोरीफेरा नाम, पोरीफेरा सबसे ज्यादा पूछा जाता है। पोरीफेरा शब्द किसने दिया? पोरीफेरा शब्द रॉबर्ट ग्रैंट ने दिया। रॉबर्ट ग्रैंट ने दिया। तो पोरीफेरा नाम रॉबर्ट ग्रैंट ने दिया। रॉबर्ट ग्रैंट। पोरीफेरा को पोरी मतलब होता है, पोरी मतलब होगा पोर मतलब होगा छिद्र। अब फेरा का मतलब होगा बियरर। मतलब होगा छिद्र युक्त, छिद्र धारण करने वाले, छिद्र धारण करने वाले। तो ऐसे एनिमल जिसके शरीर में पूरा छेद दिखाई पड़ता है उसे बोलेंगे पोरीफेरा। इसी के आधार पर रॉबर्ट ग्रैंट ने इसे पोरीफेरा नाम दिया। पहले इसको एनिमल नहीं समझते थे। पहले इसे समझा जाता था कि ये जंतु है, पानी में पाए जाने वाले ये जंतु है, मतलब पादप है। लेकिन बाद में इसे ये कहा गया कि इलियास ने यह बताया कि ये पादप नहीं है, क्योंकि इसमें पाचन होता है, उपचय क्रिया होती है, तो ये एनिमल की तरह पोषण लेता है, पाचन होता है। इसलिए तो एक वैज्ञानिक इलियास ने इसे जंतु बताया। तो एक क्वेश्चन आता है कि किस वैज्ञानिक ने पोरीफेरा को जंतु में रखा, जंतु स्वभाव बताया? तो जंतु स्वभाव बताए थे इलियास। पोरीफेरा नाम दिए थे रॉबर्ट ग्रैंट। तो पोरीफेरा ऐसे एनिमल जिसका शरीर में पूरा पोर हो, उसे बोलेंगे पोरीफेरा। अगला देखते हैं, इसमें 2 वैज्ञानिक हैं। अभी इसके बारे में बताते हैं। पोरीफेरा में तो पोरीफेरा का वर्गीकरण अब देखो, ये पोरीफेरा है, इसके बारे में पहले बताते हैं पोरीफेरा क्या है। तो पोरीफेरा में 2 लेयर हैं, एक बाहर वाला लेयर है और एक अंदर लेयर है। ये 2 लेयर है, और ये जो ये होल है इसे बोलेंगे आस्टिया। ये माउथ की तरह काम करेगा, आस्कुलम ये एनस की तरह काम करता है, एनस। तो ये एनस की तरह काम करेगा, एनस मतलब जिससे बाहर वाटर निकलता है, आस्टिया। ये 2 स्तरीय जंतु होते हैं, एक सेल दूसरे सेल के ऊपर अरेंज रहता है। तो पोरीफेरा को सेल एक दूसरे पर अरेंज रहता है, यहाँ पे ऐसे एक सेल दूसरे सेल पर अरेंज रहता है। बहुत सारे ऐसे सेल हैं, जिसे बोलेंगे प्राथमिक बहुकोषीय जंतु। तो पोरीफेरा को प्राथमिक बहुकोषीय जंतु कहते हैं। प्राथमिक बहुकोषीय
जंतु कहा जाता है, जंतु कहा जाता है, प्राथमिक बहुकोशिकीय जंतु कहा जाता है। तो प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर है। अब पोरीफेरा अधिकांश जंतु इसके समुद्र में पाए जाते हैं, तो ये मोस्टली मैराइन होते हैं। तो अधिकांश जंतु पोरीफेरा के अधिकांश जंतु समुद्री होते हैं, समुद्री मैराइन होते हैं। और सेलुलर प्राथमिक बहुकोशिकीय जंतु हैं। तो यहाँ से इसके पहले प्रोटोजोआ में प्रोटोप्लाज्म के आधार पर वर्गीकरण, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके आगे जो बनेगा टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो यहाँ पर प्राथमिक बहुकोशिकीय जंतु होते हैं। इसमें अभी तक कोई सिमेट्री नहीं पाएगी। बॉडी से भी कहीं काट दो तो बराबर भाग में बढ़ जाए, तो कोई सिमेट्री नहीं होगी, तो एसिमेट्रिक एनिमल होते हैं। तो पोरीफेरा के जंतु, पोरीफेरा के जंतु में कोई सिमेट्री नहीं होती, कोई सिमेट्री नहीं होती। मतलब जैसे हम लोग का शरीर है तो बाइलेटरल है, मतलब अगर ये शरीर को बीच से बांटे तो दो बराबर भाग होते हैं, एक आंख इधर एक आंख इधर, और ये एक आंख इधर एक आंख इधर, तो बॉडी पूरी बीच से दो भागों में बटेगी, इसे बोलेंगे बाइलेटरल। और बॉडी पूरी रेडियस पर बट जाती है, बराबर बराबर भागों में, से बोलेंगे रेडियल। इसमें बॉडी कहीं से भी अगर इधर से काट देंगे तो ये ऊपर नैरो बार, और ऐसे काट देंगे तो इधर भी बराबर डिवाइड नहीं होगा, तो इसे बोलेंगे एसिमेट्रिक। ऐसी बनावट थी कि बराबर बॉडी नहीं बढ़ पा रही। पोरीफेरा के जंतु में कोई सिमेट्री नहीं होता, तो उसे एसिमेट्रिक जंतु कहते हैं। एसिमेट्रिक यहां पर लिखते हैं, एसिमेट्रिक जंतु कहा जाता है। एसिमेट्रिक जंतु कहा जाता है, जंतु कहते हैं। और डिवीजन ऑफ लेवल के आधार पर जो प्रोटोजोआ है, तो प्रोटोजोआ प्रोटोप्लान था, प्रोटोप्लान के आधार पर पोरीफेरा। तो जब एनिमल का वर्गीकरण किया गया है, जो संघों का, वो उद्विकास के आधार पर किया गया है कि किस हिसाब से फाइलम बने। जैसे जैसे उद्विकास होता गया अगला फाइलम बनता चला गया। इनका वर्गीकरण जो किया गया है उद्विकास के आधार पर, मतलब सेल के बाद टिश्यू, तो सिलेंट्रेटा में आएगा तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा। आगे अगर सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा टिश्यू लेवल है, प्लेटिहेल्मिन्थेस तो ऑर्गेन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, और ऑर्गेन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर अभी तक डिप्लोब्लास्टिक थे, दो स्तर वाले, एक अंदर वाला एक बाहर वाला। तो पोरीफेरा के जंतु डिप्लोब्लास्टिक दो स्तरीय होते हैं। तो पोरीफेरा के जंतु द्विस्तरीय डिप्लोब्लास्टिक, इसे बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, दो स्तरीय होते हैं। तो ये बाहर वाला जो है ओपीआईसी, आउटर पिनेकोडर, अंदर वाला कोइनोडर। तो ओपीआईसी इसको याद करेंगे, दोनों लेयर, दो लेयर है ओपीआईसी, इसको याद करेंगे। बाहर वाला है पिनेकोडर, बाहर वाली लेयर को बोलेंगे पिनेकोडर। तो जो बाहर वाली परत होगी उसको बोलते हैं पिनेकोडर, और जो अंदर वाली ये लेयर है, ये जो अंदर वाली है, मान लो ये लेयर, तो इस लेयर को जैसे बाहर के है अंदर के, तो इसको बोलेंगे कोइनोडर। दो लेयर है, बीच में मेसेंकाइम है, अभी ये सेल लेयर के रूप में नहीं बनी है, तो इसको याद करेंगे। ये आता है कि कौन कौन कितने लेयर से बनी हुई है, तो अभी तक दो ही लेयर बना।
तो OPIC आउटर को बोलेंगे, ओ से होगा आउटर, आउटर का मतलब बाहरी, बाहरी परत। तो पिनाइकोडर्म है, ये ऐसे याद करेंगे, पिनाइकोडर्म, पिनाइकोडर्म, पिनाइकोडर्म। और अंदर वाली जो इनर है, इनर अंदर वाली कोइनोडर्म, कोइनोडर्म। तो दो स्तरीय जंत पाए जाते हैं, दो लेयर के जंत, दो स्तर। जो अभी तक यहाँ पर सेल के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो पोरीफेरा, आउटर को बोलेंगे पिनाइकोडर्म, इनर को बोलेंगे कोइनोडर्म। इनका शरीर जो होता है, तो इनका शरीर गंधक युक्त, ये जो है गंधक युक्त प्रोटीन स्पंजी फाइबर का बना होता है। तो इनका जो कंकाल होता है, तो स्पंज का ये क्वेश्चन आता है, स्पंजों का शरीर, स्पंज का शरीर, स्पंज का शरीर गंधक युक्त, गंधक युक्त, तो गंधक युक्त प्रोटीन का बना होता है, गंधक युक्त प्रोटीन, प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। इनका शरीर जो होगा गंधक युक्त प्रोटीन का बना होगा। ये जो इनका शरीर है, ये गंधक युक्त प्रोटीन का बना होता है। अब इसमें जो ये जो सेल्स हैं, ये इससे बोलेंगे ये जो लहरा रहे हैं, तो कलर कोशिकाएं कहते हैं। और ये कलर कोशिकाएं जो है, कलर कोशिकाओं को बोलते हैं कॉनोसाइट। तो स्पंज में, स्पंज में कलर कोशिकाएं, कलर कोशिकाएं, कोशिकाएं, कलर कोशिकाएं पाई जाती हैं, पाई जाती हैं, कलर कोशिकाएं पाई जाती हैं, कलर कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे ही मान लो ये वाटर एंट्री किया, इधर से वाटर एंट्री करता है, ये सब स्टेशन से चिपक जाते हैं, ये मान लो ये आधार से चिपक गए, और यहाँ से ये पानी का इधर से फ्लो कर रहा है, चिपक गए, वाटर अंदर जाता है, आस्टिया के थ्रू बाहर निकलता है। तो वाटर के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, डायटम्स हैं, अंदर पहुंचते हैं। तो ये फ्लैजेला ऐसे पानी जा रहा है, ये फ्लैजेला ऐसे मारता है, तो ये ले जाके बॉडी के अंदर एंट्री करा देता है। तो ये फ्लैजेला ऐसे लहराते रहते हैं इसके विरोध में, तो जाके बॉडी के अंदर एंट्री कराता है। तो अंतःकोश की, जैसे मान लो एक फ्लैजेला है, ये मान लो ये लहरा रहा है ऐसे, और पानी ऐसे जा रहा है, ये फ्लैजेला थोड़ा ऐसे लहराता है, तो इससे बैक्टीरिया, डायटम्स पाए जाते हैं, तो सेल के अंदर लेके जाता है। जब ये शरीर के अंदर ले गया, यहाँ पर ये सेल है, तो सेल के अंदर घुसा दिया, तो उसे बोलेंगे अंतःकोश की, सेल के अंदर घुसा, तो इसमें पाचन होगा अंतःकोश की। तो स्पंज, 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 स्पंज कलर कोशिकाएं, कलर कोशिकाओं को, ये क्वेश्चन आता है कलर कोशिकाओं को क्या कहते हैं, तो कलर कोशिकाओं, कलर कोशिका, कलर कोशिका को क्वानोसाइट कहते हैं, क्वानोसाइट, तो क्वानोसाइट कहते हैं। तो कलर कोशिकाओं को क्वानोसाइट कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि कलर कोशिकाओं का दूसरा नाम क्या है, क्वानोसाइट। ये बहुत बार पूछा गया है कि कलर कोशिकाओं का काम क्या है। और कलर कोशिकाओं में जो ये फूड पकड़ती हैं, इनको बोलेंगे थीसोसाइट। तो थीसोसाइट का काम है भोजन को ग्रहण करना, तो थीसोसाइट। कलर कोशिकाएं ये जो है ये हेल्प करती हैं। थीसोसाइट भोजन को पकड़ के अंदर ले जाते हैं। तो भोजन करने का कार्य, भोजन संचय करने का कार्य, संचय करने का कार्य, जैसे थीसोसाइट है, थीसोसाइट करते हैं, थीसोसाइट करते हैं, थीसोसाइट करते हैं, थीसोसाइट करते हैं, थीसोसाइट। थीसोसाइट का मतलब ठूस ठूस के, जैसे याद करेंगे ठूस ठूस के खाना खाते हैं, जिसे याद करेंगे थीसोसाइट। तो भोजन ठूस ठूस के खाने का काम थीसोसाइट करेगा। तो आगे देखेंगे स्पंज। स्पंज के बारे में आएगा कि पोरीफेरा का लक्षण क्या है। आगे थीसोसाइट करते हैं। आगे कहेगा कि
इस ये वाटर अंदर जा रहा है, तो वाटर अंदर जा रहा है, तो ये वाटर अंदर जा रहा है, अनेक कास्टियां हैं, एक कास्कुलम है। तो स्पंज में इसे बोलेंगे वाटर कैनाल तंत्र। तो वाटर कैनाल तंत्र पाया जाता है, वाटर कैनाल तंत्र पाया जाता है। स्पंज में वाटर कैनाल तंत्र होगा, ये वाटर कैनाल इंपॉर्टेंट है, कहेगा कि और ये जो बीच की जो कैविटी है यहाँ पर जहाँ से वाटर आ, इसको बोलेंगे स्पंजोसील कैविटी अथवा पोरीफेरा है, किसी का नाम है पैरागैस्ट्रिक कैविटी। तो वाटर कैनाल तंत्र पोरीफेरा में है और वाटर संवहन तंत्र ये इकाइनोडर्मेटा का है। तो यहीं पर अगर नोट कर लेंगे कि वाटर संवहन तंत्र, तो अगर वाटर संवहन तंत्र कहेगा तो संवहन तंत्र, वाटर संवहन तंत्र, तो वाटर संवहन तंत्र होगा इकाइनोडर्मेटा। तो ये अंतर है। तो इकाइनोडर्मेटा वाटर संबंध, ये वाटर कैनाल तंत्र है, तो वाटर कैनाल तंत्र पोरीफेरा का। आगे कहेगा कि पोरीफेरा में ये जो कैविटी है इसे बोलेंगे स्पंजोसील। तो स्पंजोसील कैविटी, स्पंजोसील का दूसरा नाम है या पैरागैस्ट्रिक, या बोलेंगे पैरागैस्ट्रिक। तो स्पंजोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी, तो पैरागैस्ट्रिक कैविटी पोरीफेरा में पाया जाता है, पोरीफेरा में पाया जाता है, पोरीफेरा में पाया जाता है। तो स्पंजोसील का दूसरा नाम है पैरागैस्ट्रिक कैविटी। और अगर कहेंगे सिलेंट्रेटा में, इसी को बोलेंगे सिलेंट्रेटा में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो पी से याद करेगा पोरीफेरा में, पी से पैरागैस्ट्रिक कैविटी। तो पोरीफेरा में जो ये कैविटी है पैरागैस्ट्रिक, ये ऑस्टिया, तो ऑस्टिया से वाटर एंट्री करता है, ये स्पंजोसील कैविटी में जाएगा, स्पंजोसील, और यहाँ से वाटर बाहर निकलता है आस्कुलम से, तो ये क्वेश्चन आएगा कि वाटर कहाँ से एंट्री करता है, वाटर का मार्ग क्या है, सही क्रम। तो वाटर का मार्ग भी क्वेश्चन आता है कि वाटर का सही मार्ग क्या है, वाटर कैसे एंट्री करता है। तो वाटर जाने का, तो वाटर का जल परिवहन का मार्ग है। तो जल परिवहन का मार्ग, तो मार्ग क्या है, पहले ऑस्टिया, तो ऑस्टिया से जा रहा है स्पंजोसील कैविटी, स्पंजोसील कैविटी से आस्कुलम से बाहर निकलता है, तो आस्कुलम से बाहर निकलेगा, तो ऑस्टिया से स्पंजोसील कैविटी में जाएगा और यहाँ से आस्कुलम से बाहर निकलता है। एक क्वेश्चन और भी आता है कि अगर इस पर कोई मान लो आएगा क्वेश्चन कि अगर हम आस्कुलम में कोई कार्क पार्टिकल रख दें तो अंदर गिरेगा कि बाहर फेंक देगा। तो जब पानी अंदर घुस रहा है बाहर तेजी से फेंकता है, तो कार्क पार्टिकल को बाहर फेंक देता है। तो यहाँ पर यही आएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि अगर आस्कुलम पर और ऑस्टिया अनेक माउथ हैं, एक एनस है, एनस से बाहर ओपनिंग है, तो ये क्वेश्चन बनता है कि यदि आस्कुलम पर कार्क पार्टिकल रख दें, रख दें तो बाहर की ओर फेंक देता है, तो वह बाहर की ओर फेंक देता है, बाहर की ओर फेंक देता है, बाहर की ओर फेंक देता है। आगे कहेगा कि स्पंज में, तो स्पंज में आगे कहेगा कि पाचन कैसा होगा। तो स्पंज मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, अंतःकोशिकीय पाचन होता है। तो स्पंज में अंतःकोशिकीय पाचन होता है, अंतःकोशिकीय
अंतःकोशिकीय पाचन पाचन होता है। अंतःकोशिकीय मतलब सेल के अंदर, इंट्रासेलुलर, क्योंकि ये फूड पार्टिकल को पकड़ता है तो ये बॉडी के अंदर जैसे फूड पार्टिकल यहाँ से लहरा रही सेल, जैसे इस सेल को ऐसे ऐसे बड़े होते हैं तो ये फूड पार्टिकल वाटर ऐसे एंट्री करता पकड़ के इस सेल के अंदर लेके जाते हैं फूड पार्टिकल को, तो सेल के अंदर पाचन होगा, इसे बोलेंगे अंतःकोशिकीय पाचन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, अंतःकोशिकीय पाचन। आगे कहेगा कि स्पंज, तो स्पंज में आंतरिक निषेचन होगा। आगे कहेगा कि अंतःकोशिकीय पाचन होता है स्पंज में, तो स्पंज में अंतःकोशिकीय पाचन होगा। आगे देखेंगे, आगे कहेगा कि निषेचन कैसा होगा, तो स्पंज में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। ये अभी पर सेक्स ऑर्गन का डिवीजन नहीं किया गया कि मतलब मेल कहाँ है फीमेल कहाँ है, मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन इसी में पाए जाते हैं, तो इसे बोलेंगे हर्माफ्रोडाइट उभयलिंगी। तो स्पंज उभयलिंगी होते हैं, उभयलिंगी होते हैं, उभयलिंगी मतलब इसी को बोलेंगे हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट या इसी को बोलेंगे मोनोसियस। तो हम लोग एक डिग्री होती है BHMS, तो बी से होगा बाइसेक्सुअल, एस से होगा हर्माफ्रोडाइट, और एम से होगा मोनोसियस, एस से होगा सेक्स ऑर्गन। तो ये सेक्स ऑर्गन के लिए इन्वॉल्व है, मतलब कि बाइसेक्सुअल मतलब भी होता है वही चीज होगा, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही बॉडी में प्रेजेंट है। हर्माफ्रोडाइट मतलब भी उभयलिंगी होगा, मोनोसियस मतलब भी उभयलिंगी होगा। ज्यादातर मोनोसियस वर्ड प्लांट के लिए उपयोग करते हैं, हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल एनिमल के लिए उपयोग किया जाता है। तो कहीं पर कोई शब्द साइंस में तीनों शब्द कहीं पर भी मिल सकता है। मोनोसियस मतलब भी उभयलिंगी, और इसको बोलेंगे हर्माफ्रोडाइट का मतलब यही होता है, प्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब भी उभयलिंगी होता है। तो ये टर्म है BHMS, इसको याद रखेंगे। तो स्पंज उभयलिंगी होते हैं, अर्थात मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही में पाए जाते हैं, दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही में पाए जाते हैं, एक ही में पाए जाते हैं। अब हर्माफ्रोडाइट होता है, तो एक क्वेश्चन आता है कि बताओ मतलब आंतरिक निषेचन होगा कि बाह्य निषेचन होगा। तो स्पंजों में यहां से थोड़ा इरेज करते हैं। स्पंजों में आंतरिक निषेचन होगा क्योंकि गैमीट शरीर के अंदर मिलता है, तो स्पंजों में आंतरिक निषेचन होता है। तो स्पंज में आंतरिक निषेचन होता है, स्पंज में आंतरिक निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन होता है। तो स्पंज में मेल और फीमेल गैमीट, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों पाए जाते हैं, बॉडी के अंदर फ्यूज करते हैं, तो इसे बोलेंगे आंतरिक निषेचन। आगे कहेगा कि इसके तो डेवलपमेंट कैसा होगा, तो इसमें लार्वावस्था पाई जाती है, तो इसमें डेवलपमेंट होगा इनडायरेक्ट। तो स्पंज में लार्वा अवस्था पाई जाती है, लार्वा अवस्था पाई जाती है।
लार्वा अवस्था, तो जहां पर भी लार्वा अवस्था पाई जाएगी, जैसे मेढक है और मेढक का लार्वा है टेडपोल। जैसे मान लो ऑर्गेनिज्म से सीधे ऑर्गेनिज्म नहीं बना, कुछ और स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है बीच में, तो उसे बोलेंगे इनकम्प्लीट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। जैसे मेढक है, मेढक से मछली जैसी स्ट्रक्चर बनती है, उसके बच्चा टेडपोल होता है, टेडपोल से फिर मेटामॉर्फोसिस का यंत्रण होता है तो मेढक बनता है, इसे बोलेंगे इनकम्प्लीट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो मतलब यह है कि सीधे ऑर्गेनिज्म उस तरह नहीं दिख रहा, तो उसे बोलेंगे अपूर्ण कायांतरण। स्पंज में लार्वा अवस्था पाई जाती है, अतः इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट मतलब स्पंज से सीधे स्पंज नहीं, इसके बीच का लार्वा अवस्था आएगा और उसके बाद स्पंज बनेगा, अतः इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है स्पंज में। आगे क्या आएगा, स्पंज में अलैंगिक और लैंगिक दोनों जनन होता है। स्पंज में दोनों जनन होगा, अलैंगिक और लैंगिक जनन। स्पंज में अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार से जनन होता है। स्पंज में अलैंगिक जनन, अलैंगिक को बोलेंगे एसेक्सुअल तथा लैंगिक तथा लैंगिक को बोलेंगे सेक्सुअल। दोनों रिप्रोडक्शन दोनों होता है। अब ये आएगा कि अलैंगिक जनन किसके द्वारा होगा। स्पंज में अलैंगिक जनन, स्पंज में अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेम्यूल द्वारा होता है। जेम्यूल द्वारा अब ये कहता है जेम्यूल कहाँ पाया जाता है, जेम्यूल द्वारा होता है। तो स्पंज सभी के सभी अधिकांश जंतु मोस्टली मैराइन होता है, अधिकांश समुद्री होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में पाया जाता है स्पंजिला। और स्पंजिला में ही अलैंगिक जनन जो होता है वो, तो अलैंगिक जनन स्पंजिला में कहेगा तो जेम्यूल द्वारा। तो अलैंगिक जनन स्पंज में फ्रेश वाटर स्पंज में होता है। तो अलैंगिक जनन फ्रेश वाटर स्पंज में होता है। फ्रेश वाटर स्पंज में होता है जैसे स्पंजिला है, तो फ्रेश वाटर स्पंज में होता है। आगे क्या है कि स्पंज में पुनरुद्भवन वाली कोशिका भी होती है। मान लो कि कोई पार्ट अगर रीजनरेट होता है तो वो पुनः से अपना नई सेल बना सकती है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, स्पंज में पुनरुद्भवन वाली कोशिका कौन है। तो स्पंज में पुनरुद्भवन वाली कोशिका, पुनरुद्भवन वाली स्पंज में पुनरुद्भवन वाली कोशिका स्पंज में पुनरुद्भवन वाली कोशिका आर्कियोसाइट है। आर्कियोसाइट ये थोड़ा आर्कियोसाइट है। तो स्पंज थे, मतलब स्पंज का जनरल कैरेक्टर था। इससे क्वेश्चन आता है कि कलर कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं, पोरिफेरा में। वाटर कैनाल तंत्र किसमें, पोरिफेरा में। डिप्लोब्लास्टिक होता है, दो स्तरीय जंतु होते हैं, प्राथमिक बहुकोशिकीय जंतु बोलते हैं। अनेक माउथ होते हैं जिसे बोलेंगे आस्टिया। तो अनेक माउथ होंगे जिसे आस्टिया कहते हैं। एक एनस की तरह काम करता है जिसे आस्टियम कहते हैं।
तो आगे कहेगा कि इसका मार्ग, वाटर का मार्ग क्या है, आस्टिया से स्पंजोसिल ग्रेविटी, उसके बाद आस्कुलम। आगे कहेगा कि प्राथमिक बहुकोश के जंतु कौन है, तो पोरिफेरा। तो पोरिफेरा को प्राथमिक बहुकोश के जंतु हैं। और स्पंज जो होता है कोई सिमेट्री नहीं पाया जाता, तो एसिमेट्रिक होते हैं। एक जंतु है जिसमें रेडियल सिमेट्री पाया जाता है, अपवाद में है ल्यूकोसेलेनिया। तो ल्यूकोसेलेनिया, इसी में जब उद्विकास हो रहा था, हमने पहले ही बताया कि ये फाइलम का वर्गीकरण डिवीजन ऑफ लेबर पे किया गया कि जैसे जैसे एनिमल का उद्विकास हुआ और जो कैरेक्टर जिस एनिमल में मिलता था उसको ग्रुप में, जैसे ये है कि बहुत से ढेर सारे स्पीसीज हैं, तो हमको ग्रुप में कि जो कैरेक्टर मिल जाए तो ढेर सारे एनिमल को एक एक करके स्टडी नहीं कर सकते। एक एनिमल का डिवीजन ऑफ लेबर के आधार पर जो एनिमल जैसे मिलते थे उस संघ में रख दिया गया। तो इसलिए यहाँ पर कहेगा कि एक कैरेक्टर, भगवान ने कहा कि एक कैरेक्टर देखते हैं कि यदि रेडियल कैरेक्टर, इसमें कोई सिमेट्री नहीं पाएगा, तो नेचर ने ये सोचा कि उद्विकास जब हो रही थी तब ये कहा कि ल्यूकोसेलेनिया में प्लांट डाल के आदमी जैसे कहता है कि यार ये प्लांट कर लें, अगर ये सक्सेस होगा तो अगली कंटिन्यू कर देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि ल्यूकोसेलेनिया में रेडियल सिमेट्री डाल के देखते हैं, अगर ये प्लांट सक्सेस हुआ तो अगला फाइलम में कंटिन्यू कर देंगे। तो अगर कहेगा कि पोरिफेरा के मैक्सिमम जंतु एसिमेट्रिक होंगे लेकिन ल्यूकोसेलेनिया में रेडियल सिमेट्री होगा, तो ल्यूकोसेलेनिया, पोरिफेरा के सभी जंतु एसिमेट्रिक होते हैं लेकिन ल्यूकोसेलेनिया में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। तो रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। तो इसी के रेडियल सिमेट्री पर जो सिलेंट्रेटा आ रहा है, सिलेंट्रेटा टिनोफोरा, वो रेडियल सिमेट्री उसमें पाई गई। तो अगला अब प्रोटोजोआ का वर्गीकरण, पोरिफेरा का वर्गीकरण। तो पोरिफेरा का 3 वर्गों में बांटा गया है। पोरिफेरा का वर्गीकरण, तो पोरिफेरा के बारे में बताया। पोरिफेरा को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है कैलकेरिया। पहला वर्ग है कैलकेरिया। और दूसरा वर्ग है हेक्सेक्टिनेलिडा। तो वर्ग हेक्सेक्टिनेलिडा, यहाँ नीचे लिखते रहेंगे हेक्सेक्टिनेलिडा, ये टा टीनेलिडा, हेक्सेक्टिनेलिडा। और ये है हाइलोस्पंजी। अगला वर्ग है हाइलोस्पंजी। तो पोरिफेरा को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है कैलकेरिया, दूसरा वर्ग है हेक्सेक्टिनेलिडा, तीसरा वर्ग है हाइलोस्पंजी। तो वर्ग कैलकेरिया, हेक्सेक्टिनेलिडा और हाइलोस्पंजी 3 वर्गों में बांटा गया है। तो पहले हम देखेंगे कैलकेरिया, तो वर्ग कैलकेरिया के बारे में। वर्ग कैलकेरिया, कैलकेरिया में है ल्यूकोसेलेनिया, ये सब जो दिख रहे हैं ये है ल्यूकोसेलेनिया और ये कॉलोनी में पाए जाते हैं। तो ल्यूकोसेलेनिया, इसमें ये सब ल्यूकोसेलेनिया है। ये सुनहरा सा दिख रहे हैं, ये
लग रहा है कि ये प्लांट की तरफ है, लेकिन इसमें मेटाबॉलिज्म होगा, डाइजेशन होता है। तो वर्ग कैलकेरिया इसका उदाहरण है, उदाहरण है ल्यूकोसेलेनिया, ल्यूकोसोलेनिया, उदाहरण है ल्यूकोसेलेनिया। तो वर्ग कैलकेरिया का उदाहरण है, इसका उदाहरण है ल्यूकोसेलेनिया, इसका उदाहरण है ल्यूकोसेलेनिया। ये ग्रुप में उगते हैं, कॉलोनियल होते हैं। तो यहाँ पर ये जंतु कॉलोनियल होते हैं। कॉलोनी मतलब कॉलोनी में उगते हैं, कॉलोनियल होते हैं। इनका शरीर गंधक युक्त प्रोटीन का बना होता है, जैसे पहले बताया। तो इनका शरीर गंधक युक्त प्रोटीन का बना होता है, गंधक युक्त प्रोटीन का बना होता है। आगे गंधक युक्त प्रोटीन होता है, ये सेसाइल होते हैं, छिछले जल में पाए जाते हैं। तो ये सेसाइल होते हैं, ये सेसाइल मतलब होगा छिछले जल में पाए जाते हैं, ये जंतु समुद्री होते हैं, समुद्री होते हैं, जंतु समुद्री होते हैं। इसका एग्जाम्पल है, इसमें सिंपलेस्ट टाइप का इसका एग्जाम्पल, उदाहरण इसका मतलब लार्वा। इसका लार्वा है ल्यूकोसेलेनिया का लार्वा, इसका लार्वा है। तो क्वेश्चन आता है कि इसका लार्वा कौन है? तो लार्वा है पैरेन्काइमूला। तो पैरेन्काइमूला लार्वा ये ल्यूकोसेलेनिया का, इसी में पाया जाता है साइकान अथवा स्काइफा। तो साइकान या इसी का दूसरा नाम है स्काइफा। इसको ऊपर हटाते हैं थोड़ा, साइकान या स्काइफा। तो लार्वा ल्यूकोसेलेनिया का लार्वा पैरेन्काइमूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पैरेन्काइमूला लार्वा किसका है। और दूसरा जंतु है साइकान को बोलते हैं स्काइफा, इसी का जंतु है स्काइफा। इसमें भी लार्वा होता है। तो इसका लार्वा है साइकान और स्काइफा का लार्वा, इसका लार्वा है एम्फीब्लास्टुला। तो ये दो क्वेश्चन एक बनता है कि पैरेन्काइमूला लार्वा किसका है, ल्यूकोसेलेनिया का। एम्फीब्लास्टुला लार्वा किसका है, साइकान अथवा स्काइफा का। और ल्यूकोसेलेनिया ये देखिए ग्रुप में पाया जाता है, ग्रुप में सेसाइल होता है, छिछले जल में होता है। तो ल्यूकोसेलेनिया और सिमेट्री होता है, पोरीफेरा के सभी जंतुओं में कोई सिमेट्री नहीं, एसिमेट्रिक होता है। ल्यूकोसेलेनिया में हमने बताया रेडियल सिमेट्री होता है। तो यहाँ पर फिर से ध्यान देंगे, इसमें रेडियल सिमेट्री होता है। तो रेडियल सिमेट्री पाया जाता है, रेडियल सिमेट्री पाया जाता है। क्योंकि हमने पहले बताया कि पोरीफेरा का जो विकास हुआ है, जो हम लोग एनिमल का पढ़ते हैं ग्रुप बाय ग्रुप, तो उद्विकास के आधार पर पढ़ते हैं कि प्रोटोजोआ में पहले प्रोटोप्लान के आधार पर वर्गीकरण था। यहाँ पर सेल के आधार पर प्राथमिक वो एक कोश की थे, ये बहुत से सेल थे, सेल में टिश्यू बनेंगे। तो यहाँ पर कोई सिमेट्री नहीं पाएगी। लेकिन ब्रह्मा जी जब स्ट्रक्चर बना रहे थे, तब ये देखिए कि मतलब एक प्लान अगर रेडियस के आधार पर अगर देखें कि सक्सेस अगर प्लान हो गया, तो अगला फाइलम में कंटिन्यू कर देंगे। तो अगला फाइलम जो सिलेंटेटा एक्टिनोफोरा है, उसमें रेडियल सिमेट्री हो गया। तो रेडियल सिमेट्री ल्यूकोसेलेनिया पाई जाती है। यही एक एनिमल है पोरीफेरा का जिसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। अगला है
आगे देखेंगे वर्ग है हेक्सेक्टिनेलिडा। अगला वर्ग है हेक्सेक्टिनेलिडा। हेक्सेक्टिनेलिडा, और ये बहुत बार पूछा गया है हेक्सेक्टिनेलिडा। इसी को बोलते हैं, देखो ये ग्लास जैसा हाइलोस्पंजी हेक्सेक्टिनेलिडा। हेक्सेक्टिनेलिडा इसी को बोलेंगे हाइलोस्पंजी। तो ये हेक्सेक्टिनेलिडा है। इसी को बोलेंगे ग्लास रोप स्पंज, हाइलोस्पंजी या बोलेंगे ग्लास रोप स्पंज। ग्लास रोप स्पंज, ग्लास रोप स्पंज। तो ग्लास रोप स्पंज इसे बोलते हैं ग्लास रोप स्पंज। यहां पर ये है कि ये यूप्लेक्टेला बोलते हैं। क्वेश्चन आता है बीनस फ्लावर की बास्केट, बीनस फूलों की डलिया किसको बोलते हैं। तो ये बहुत पॉपुलर और क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बीनस फ्लावर बास्केट किसे बोलते हैं, बीनस फूलों की डलिया। तो बीनस फूलों की डलिया, फूलों की डलिया, बीनस फूलों की डलिया, ये बहुत गुलदस्ते जैसा दिखाई पड़ता है। बीनस फूलों की डलिया यूप्लेक्टेला को कहते हैं, यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला को कहते हैं। इसी में जो पानी में प्राण झींगा मछली जो रहते हैं, मेल और फीमेल, इसी में सोचते हैं एकांत में आते हैं मिलने, और दोनों ऊपर से बंद कर लेता है उनको, ग्रास बन जाता है। मेल और फीमेल दोनों इसी में डेड कर जाते हैं। किससे बोलेंगे टिल अनटू डेथ, या बोलेंगे मैरिज गिफ्ट इन जापान। तो जापान में शादी बंधनों के रूप में गिफ्ट दिया जाता है। शादी बंधनों के रूप में, शादी बंधनों के रूप में, बंधनों के रूप में गिफ्ट दिया जाता है, गिफ्ट दिया जाता है, गिफ्ट दिया जाता है, गिफ्ट दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि शादी बंधनों के रूप में गिफ्ट किसको देते हैं, यूप्लेक्टेला को, क्योंकि इसमें जो होता है कि आर्थ्रोपोडा का प्राण झींगा मछली है, मेल और फीमेल दोनों आते हैं यही एकांत में देख के इसमें सोचते हैं निवास कर लें, इसमें एंजॉय करने यहीं आते हैं इस कॉलोनी में। जैसे ही घुसते हैं ऊपर से ढक्कन बंद हो जाता है, मेल और फीमेल इसी में दोनों मर जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं प्रिजनर ऑफ लव, लव के कैदी। इसी को बोलेंगे प्रिजनर ऑफ लव या टिल अनटू डेथ, जिएंगे साथ साथ मरेंगे साथ साथ। इसी को बोलेंगे प्रिजनर ऑफ लव, प्रिजनर। तो प्रिजनर ऑफ लव, ऑफ लव या बोलते हैं टिल अनटू डेथ, जब तक जिएंगे जब तक मर नहीं जाते। तो टिल अनटू डेथ, अनटू डेथ, टिल अनटू डेथ, इसी को बोलते हैं टिल अनटू डेथ। तो ये क्वेश्चन आता है ग्लास रोप, ग्लास जैसा दिखता है, फूलों का गुलदस्ता जैसा है, तो यूप्लेक्टेला को कहते हैं बीनस फूलों की डलिया या बीनस फ्लावर बास्केट। यूप्लेक्टेला को कहते हैं गुलदस्ते जैसा। जापान में शादी बंधनों के रूप में गिफ्ट दिया जाता है इसलिए, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल जो प्राण झींगा मछली होते हैं दोनों बेचारे एक ही कॉलोनी में एक्सपायर मर जाते हैं। तो यही कहा जाता है कि प्रिजनर ऑफ लव, लव के कैदी, या टिल अनटू डेथ, जिएंगे साथ साथ मरेंगे साथ साथ, इसी को यूप्लेक्टेला बोलते हैं। अगला है वर्ग डिमोस्पंजी। तो अगला वर्ग है डिमोस्पंजी। तो डीप सी स्पंजे, डिमोस्पंजी इसको बोलते हैं, डिमोस्पंजी को ये लार्जेस्ट क्लास है, सबसे बड़ा, ये लार्जेस्ट सबसे बड़ा वर्ग है, सबसे बड़ा वर्ग है, सबसे बड़ा वर्ग है, सबसे बड़ा वर्ग है, बड़ा वर्ग है। तो लार्जेस्ट वर्ग कहते हैं इसको। डीप सी स्पंज समुद्र की गहराइयों पाई जाते हैं। तो ये इसे बोलेंगे डीप सी स्पंज। यह समुद्र की गहराइयों में पाए जाते हैं, गहराई 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 में पाए जाते हैं। अतः इससे
डीप स्पंज कहते हैं। डीप मतलब गहराई वाले स्पंज, अतः इसे डीप स्पंज कहते हैं। डीप स्पंज कहते हैं, स्पंज कहते हैं। एग्जाम्पल है डेमो स्पंजी में यू स्पंजी आता है, इसका एग्जाम्पल है यू स्पंजिया। यू स्पंजिया, यू स्पंजिया को बोलते हैं बाथ स्पंज। बाथ स्पंज, बाथ स्पंज, इसको बोलेंगे बाथ स्पंज। तो बाथ स्पंज बोलते हैं। तो कहेगा सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है पोरिफेरा का? लार्जेस्ट वर्ग है, सबसे लार्जेस्ट वर्ग है तो डेमो स्पंजी है। समुद्र की गहराइयों में पाए जाते हैं डेमो स्पंजी वाले। पोरिफेरा के कितने वर्ग हैं? 3 वर्ग हैं। पहला कैल्केरिया, दूसरा एक्सेक्टिनेलिडा और तीसरा डेमो स्पंजी। तो पोरिफेरा के 3। उसके बाद आता है कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो इसके एग्जाम्पल मतलब इसके एग्जाम्पल, तो आगे इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं पोरिफेरा के? तो हम पोरिफेरा के एग्जाम्पल और कॉमन नेम बताते हैं सारे, ये इसी के जरूर नहीं है, किसी के हैं। तो इसके एग्जाम्पल हम यहां से लेते हैं। पोरिफेरा के यहां पर बताते हैं एग्जाम्पल। तो पोरिफेरा के एग्जाम्पल कौन कौन है? तो पोरिफेरा के उदाहरण एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है उदाहरण से। उदाहरण कौन है? तो जैसे कहेगा यू स्पंजिया, यू स्पंजिया, तो यू स्पंजिया इसको बोलेंगे, यू स्पंजिया को बोलेंगे बाथ स्पंज। बाथ स्पंज, बाथ स्पंज, यू स्पंजिया को बोलेंगे बाथ स्पंज। स्पंजिया को बोलेंगे बाथ स्पंजिला, तो स्पंजिला, स्पंजिला को बोलेंगे फ्रेश वाटर स्पंज। फ्रेश वाटर स्पंज, फ्रेश वाटर स्पंज, तो फ्रेश वाटर स्पंज स्पंजिला को। आगे स्पंजिला को फ्रेश वाटर का है क्लायोना, क्लायोना, तो क्लायोना, क्लायोना को बोलेंगे जब जहाज सीप उठ जाती है तो उसमें ये हो बोर कर देता है, उसके तलाटी में चिपक जाता है, वो बोर कर देता है, किसे बोलेंगे बोरिंग स्पंज। तो बोरिंग, बोरिंग स्पंज, तो बोरिंग, बोरिंग स्पंज, बोरिंग स्पंज। क्लायोना को बोलेंगे बोरिंग स्पंज। हाइलोनिमा, तो हाइलोनिमा, हाइलोनिमा, तो हाइलोनिमा को बोलेंगे ग्लास रोप स्पंज। ग्लास, ग्लास रोप स्पंज, ग्लास रोप स्पंज, ग्लास रोप स्पंज, हाइलोनिमा। आगे कहेगा यूप्लेक्टेला, 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 इसका बोलेंगे बीनस फ्लावर बास्केट। बीनस फूलों की डलिया, बीनस फ्लावर, तो बीनस फ्लावर बास्केट, बीनस फ्लावर बास्केट, इसको बोलेंगे बीनस फ्लावर बास्केट। तो ये एक कहा जाता है कि कौन किसका नाम है, साइकान और स्काइफा। तो साइकान का दूसरा नाम है साइकान। तो यहाँ पर ऊपर थोड़ा हटा रहे हैं इसको। तो साइकान, साइकान, तो साइकान को बोलेंगे स्काइफा। तो साइकान को बोलेंगे स्काइफा, स्काइफा। तो साइकान को, और फेरोनिमा, एक है फेरोनिमा। तो यहाँ पर ऊपर लिखते हैं थोड़ा फेरोनिमा, फेरोनिमा। तो फेरोनिमा को बोलेंगे